दोस्तों सबसे पहले आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे इस कोर्स में ज्वाइन किया है भूमापक अमीन 6 माह प्रशिक्षण के कोर्स में। और मुझे उम्मीद है यदि आप इसी जोश और जुनून के साथ 5-6 महीना तक हमारे पास बने रहेंगे तो आप एक कुशल अमीन बन जाएंगे और आपको अपने क्षेत्र में कोई भी हरा नहीं सकता है, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या क्या करना है इस वीडियो में आपको स्ट्रेटेजी वगैरह बताएंगे, बस उसको आपको ध्यान में रखना है। तो आज की इस पहला वीडियो में हम आपको सिलेबस बताएंगे और आप जो बनने के लिए जा रहे हैं एक अमीन, एक लैंड सर्वेयर, जमीन नापने वाला व्यक्ति, एक भूमापक, उसके विषय में बताएंगे। आखिरकार अमीन है क्या, अमीन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या उत्तरदायित्व होता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। और सिलेबस तो भाई आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, सिलेबस का जानकारी आपको अच्छा ढंग से होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप जो है ना पढ़ाई इधर उधर करते रहेंगे, भूलते जाएंगे, ठीक है, और आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा चीज़ों को सीखने में। जैसे मान के चलिए अगर आप पटना में है या रांची में है, आपको दिल्ली जाना है तो आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा ट्रेन कब निकलती है, उस ट्रेन में आप जाएंगे और दिल्ली चले जाएंगे, ठीक है, और कौन सा ट्रेन जाती है, ये सारी चीज़ें अगर पता है तो आसानी से आप पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर आप घर से ऐसे निकले हमको दिल्ली जाना है तो कहीं जाएंगे भाई, किसी बस वाला को पूछेंगे कि भाई दिल्ली कैसे जाएं, किसी रिक्शा वाला को पूछेंगे कैसे जाएं, तो उस तरह करते करते जो है आपका बहुत समय व्यर्थ होगा। तो उससे बेहतर है कि आप चीज़ों को जो है पहले समझ लें कि भाई हमें सिलेबस में किस किस तरह से जो है आगे बढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। सिलेबस को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिना सिलेबस के पढ़ना एक तरह से बेवकूफ़ी का पहचान है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में अगर देखा जाए तो सबसे पहला आता है किश्तवार। क्या आता है? किश्तवार। अब किश्तवार में क्या होता है दोस्तों, ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 100 अंक के जो हैं प्रश्न आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100 अंक के। अब किश्तवार में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के विषय में पढ़ाए जाएंगे, सर्वे के प्रकार के विषय में पढ़ाया जाएगा, जैसे चेन सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे हो गया, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे हो गया, टोटल स्टेशन वगैरह सब कुछ जो है किश्तवार के अंदर जो है आपको समझाया जाएगा। क्योंकि किश्तवार सर्वे का पहला चरण होता है जिसमें हम लोग नक्शा प्रिपेयर करते हैं। तो नक्शा प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए हमें जिन जिन इंस्ट्रूमेंट, औजारों का प्रयोग करना होगा, सारे औजारों पर बात करेंगे। और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे उसको भी यहां पर हम लोग सीखेंगे, ठीक है। वो किश्तवार के अंतर्गत आएगा, जो 100 नंबर का यहां पर जो है क्वेश्चन आने वाला है आपके फाइनल एग्जाम में, ओके। दूसरा नंबर में आता है खानापुरी। अब खानापुरी का मतलब ये नहीं समझिएगा खाने वाला पूरी, ठीक है। खानापुरी का मतलब हुआ, खाना का मतलब होता है खाली स्थान, रिक्त स्थान, एम्प्टी, उसको पूरा करना के प्रक्रिया को हम लोग खानापुरी कहते हैं। मतलब कि मान के चलिए किश्तवार की प्रक्रिया में क्या हुआ, एक नक्शा प्रिपेयर हुआ। क्या हुआ? एक नक्शा। मान के चलिए कोई गांव है और इसमें बहुत सारे क्या हैं, हजारों की संख्या में प्लॉट हैं। यहां पर नक्शा आपने प्रिपेयर कर दिया, ओके। अब भाई इस नक्शा में जो प्लॉट है उसका प्लॉट नंबर देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 करते करते हर रैयत को भी एक नंबर देना पड़ेगा, जिसको हम लोग खाता नंबर कहेंगे। हर यहां पर जो भी आपको प्लॉट दिख रहा है उसका एक खेसरा फॉर्म होता है, वहां पर भरना पड़ेगा। तो यहां पर बहुत सारे फॉर्म होते हैं, वो भरने पड़ते हैं। जो नक्शा आपने किश्तवार में बनाया है उसमें नंबर डालने पड़ते हैं, पूरा डेटा तैयार करना पड़ता है। यानी कि आप कह सकते हैं खतियान वगैरह या जो भी आवश्यक दस्तावेज है जमीन संबंधी वो तैयार किया जाता है, वो खानापुरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब खाली स्थान भरा जाता है, जो भी फॉर्म वगैरह है भरा जाएगा रगड़ करके, ठीक है, वो खानापुरी हो गया। और ये होगा 50 अंक का, 50 अंक का, ओके। तीसरा नंबर में आता है चकबंदी, चकबंदी कानून, ओके। और ये भी जो है 50 अंक का यहां पर रहने वाला है। अब चकबंदी में क्या होता है, अब देखिए दोस्तों समय के साथ साथ जो है जमीन व्यक्ति का छोटा होते जा रहा है, बंटवारा वगैरह के चलते समय के साथ साथ। अब वैसे कंडीशन में किसी व्यक्ति का जो है यहाँ पर भी जमीन है, सपोज कीजिए एक व्यक्ति है, उसका यहाँ पर भी जमीन है, ये वाला भी जमीन इस एक ही व्यक्ति का है और ये वाला भी एक ही व्यक्ति का है।
अब अगर एक ही व्यक्ति का 3 जगह जमीन हो तो उसको भाई जाने आने में जो है दिक्कत होगा, खेती बाड़ी करने में दिक्कत होगा, हो सकता है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा जमीन हो तो भाई आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करने में भी समस्या आ सकती है। तो वैसे कंडीशन में एक चकबंदी प्रक्रिया होता है जिसके तहत क्या किया जाता है भाई, जो अलग अलग प्लॉट जो अलग अलग जगह में है उसको इकट्ठा किया जाता है, ठीक है, घेराबंदी किया जाता है। जैसे मान के चले मतलब ये वाला प्लॉट है, अब इसी के अगल बगल वाला प्लॉट को मिला करके एक बड़ा सा जो है यहाँ पर एक प्लॉट बना दिया जाएगा और इधर जो है इधर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो और इधर जिसका व्यक्ति का लिया हुआ है मतलब मान के चलिए कि ये व्यक्ति को देने के लिए इधर चढ़ेगा, ठीक है, मान के चलिए इतना एरिया कवर करेगा, तो इधर वाला जो व्यक्ति है वो हो सकता है इधर आवे या इधर आवे, तो मैनेजमेंट किया जाता है कुल मिला करके, वो कहलाता है चकबंदी, जो हम लोग चकबंदी में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो ये 50 अंक का जो है यहाँ पर पूछा जाता है, ओके। उसके बाद दोस्तों चौथा नंबर में आ जाएंगे तो आता है गणित। गणित ये आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 अंक का रहेगा। अब गणित में आपको क्या पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन यानी ज्यामिति एंड क्षेत्रमिति, मतलब क्षेत्रफल वगैरह निकालना, साइड्स हो गया, एंगल हो गया, ये सब के विषय में बारीकी से पढ़ना, नंबर्स के विषय में पढ़ना, जोड़ घटा गुना भाग यानी कि आपका जो बोर्ड मास के रूल हैं, ठीक है, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, मतलब जो जो टर्म या जो जो चैप्टर आपके अमीन के फील्ड में काम देगा वो सब आपको पढ़ा जाएगा, यानी बेसिक मैथ हो गया कुल मिलाकर के। और मेंसुरेशन तो एकदम कंपलसरी है, क्षेत्रमिति जिसमें आप क्षेत्रफल वगैरह निकालना सीखते हैं पूरा बारीकी के साथ, ठीक है। यूनिट वगैरह जो है सो सीखते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं, धुर कट्ठा बीघा डिसमिल एयर एकड़ ये सब होते हैं, तो ये सब सारा चीज़ जो है यहाँ पर आप सीखने वाले हैं, ओके। चलिए दोस्तों वो गणित हो गया 100 अंक का। 5वां नंबर में यहाँ पर आ जाता है सामान्य ज्ञान, जीके, ये भी आपका 100 नंबर का रहेगा। इसमें जो है आपका निबंध वगैरह लिखने के लिए आ सकता है, ठीक है, किसी के ऊपर मतलब जीवन परिचय लिखने के लिए आ जाए, हो सकता है महात्मा गांधी के ऊपर, पंडित जवाहरलाल नेहरू के ऊपर या फिर किसी और के ऊपर, ओके। साथ में जो है आपके भाई राज्य में कितने जिले हैं, मतलब जो जनरल चीज़ें होती है, फिर ज्योग्राफी रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, एकदम सामान्य सामान्य क्वेश्चन आपको आंका जाएगा कि भाई आपको कुछ आता है कि नहीं आता है देश दुनिया के विषय में, थोड़ा सा राजनीति से भी सवाल रहेंगे, ये सामान्य ज्ञान का हो गया, ठीक है, ये चीज़ आप कवर कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। 6ठा नंबर में फील्ड बुक एंड प्रैक्टिकल, ये 50-50 नंबर का होता है कुल मिलाकर के, अगर देखा जाए तो 100 अंक का। फील्ड बुक में क्या होता है, देखिए अगर कोई नक्शा तैयार होता है तो भाई फील्ड बुक के आधार पर होता है, अगर चेन सर्वे के माध्यम से हो रहा है, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे के माध्यम से हो रहा है, तो भाई फील्ड बुक तैयार किया जाता है पहले, वह फील्ड बुक तैयार हो जाएगा तो डेरा में जाकर के, ऑफिस में जाकर के फिर नक्शा प्रिपेयर किया जाता है। तो फील्ड बुक को समझना बहुत जरूरी है और साथ में प्रैक्टिकल भी करना जरूरी है। तो इस तरह से जो है आपके टोटल यहाँ पर हो जाते हैं, टोटल अगर देखा जाए तो हो जाता है 500 अंक, ओके, कितना 500 अंक। अब यहाँ पर पास फेल का देखा जाए तो 100 अंक का है तो भाई 33 नंबर में आपका पास होगा, 33%। 50 अंक का है तो 17 नंबर में पास, 50 अंक 17 नंबर में पास, ठीक है, मतलब 100 में से आपको 33 नंबर उठाना है। अक्सर देखा यह जाता है कि भाई अगर आप अमीन का कोर्स करते हैं तो आराम से जो है 70-80%, 90% उठाया जा सकता है, ध्यान दे देंगे तो 90% उठ जाएगा, ठीक है। अगर मॉडरेट लेवल पर ध्यान देंगे तो 70% के आसपास तो आ ही जाता है लोगों को, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप सिलेबस के विषय में जो है सही ढंग से आप समझे होंगे। अब रह गया कि भाई कैसे सिलेबस को कवर किया जाए, कैसे हम पढ़ें कि एक अमीन बन जाए। देखिए मैं 5-6 साल से अमीन का कोर्स करवा रहा हूँ, तो हमें भी भाई पता है कि भाई कैसे आप अमीन बन सकते हैं। तो जो मैं कहता हूँ आप सुनिए, आपको इसमें उतना भी ध्यान नहीं देना है, रियलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस उतना बड़ा है नहीं। आपका रेगुलर तो क्लास चलेगा, आप जो काम कर रहे हैं उधर आप करते रहिए। आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपको उधर करते रहना है। आप जो है प्रतिदिन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रतिदिन का मैं बात कर रहा हूं, 3 से 4 घंटा आप समय यहां पर आपको देना है। 3 से 4 घंटा, 3 से 4 घंटा आपको डेली देना है। रेगुलरिटी
बहुत जरूरी है, आपको बरकरार रखना ही होगा। यानी रेगुलर, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन जो है सो 3 घंटा 4 घंटा दिए बस, उसके बाद जो है सो 15 दिन कहीं गायब हो गया, ऐसा नहीं। मतलब अगर ये 6 महीना का कोर्स है, 5 महीना अगर आपको पढ़ाया जाएगा तो आपको लगातार 5 महीना तक बने रहना है। ये आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, तब जा करके आप हर चीज़ों से अपडेट हो पाएंगे। और अगर लगातार क्लास करेंगे, आप लगातार जो है रिवीजन वगैरह करेंगे, तो एकदम कनेक्टेड करके चीज़ों को समझेंगे और आप एक अच्छा अमीर बनेंगे, रिजल्ट अच्छा आएगा, ये निश्चित है भाई। ठीक है, तो आपको 3-4 घंटा समय देना है। मैं आपसे ज़्यादा समय नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो देखने में 1-8 घंटा समय दीजिएगा, 1-1.5 घंटा, ओके। बाकी बात रिवीजन करना है, यहाँ से बुक जो पोस्ट होगा उसको पढ़ना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे मान के चलिए पहला वीडियो अपलोड हुआ, दूसरा वीडियो अपलोड हुआ, तीसरा अपलोड हुआ, चौथा अपलोड हुआ, 5वां अपलोड हुआ, 6ठा अपलोड हुआ, इस तरह करके जो है 10वां 12वां 15वां, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि फिर पहला वीडियो में जो बताया गया आपको भूल जाए, नहीं। तो ये चीज आपको रिवीजन में कवर करना है। अगर आप 7वां वीडियो तक पहुंच गए हैं तो एक बार जो है 1 सप्ताह बाद फिर से जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो में क्या पढ़ाया गया है उस चीज को रिवीजन कर लेना है। ये चीज जो है, ये प्रोसेस आपको बार बार करना होगा, बार बार करना होगा, तब जो है चीजें याद होंगी और आपके माइंड से जो है एक अच्छा रिजल्ट निकलेगा। ठीक है भाई, एक्चुअल में सर्वे होता क्या है, कैसे हमें काम करना है। और रिवीजन करेंगे ही नहीं, आप जो है सो वीडियो देखते जा रहे हैं, 70-80 वीडियो हो गया, अब पीछे वाला सब कहानी खत्म। तो वैसा काम नहीं होना चाहिए। बस यही 2-3 चीजें हैं, अगर आप फॉलो कर लिए, ठीक है, एक रेगुलर ध्यान दे दिए, और जो है रेगुलर अगर आप ध्यान दे रहे हो तो रिवीजन तो स्वाभाविक सी करेंगे, ठीक है। और आप लगातार रिवीजन कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, आपका हाथ भी चलना चाहिए। केवल मोबाइल में देखने से नहीं होगा। मैं पहले बता दूं, अगर आपको लगता है कि केवल हमें वीडियो देखने से सब कुछ हो जाएगा, तो फिर ये इस कोर्स में आपको ज्वाइन करना व्यर्थता है। आपको देखना भी होगा, देखने के साथ साथ पढ़ना भी होगा, और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी होगा। अगर आपको सीखना है, ध्यान दीजिएगा, देखिए, अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले भाई आप तो वीडियो देखेंगे, यानी कह सकते हैं कि देखना होगा। देखने के बाद जो है आप पढ़ेंगे, यानी पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे, यानी लिखना होगा, ओके। और ये चीज प्रक्रिया जो है आपका जब बार बार होगा, तब जाकर के आप किसी चीज को जो है सीख पाएंगे। तो सीखने तक पहुंचने के लिए आपको जो है वीडियो देखना होगा, पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो जो है आप एक बार देखेंगे, लेकिन ये जो पढ़ने लिखने वाला जो प्रक्रिया है ये आपका बार बार होते रहेगा। इसी को हम लोग रिवीजन कहते हैं। ये क्योंकि भाई अगर आप ऑफलाइन क्लास भी करेंगे तो आप देखने, यानी टीचर को देख के या बोर्ड को देख करके एक ही बार पढ़ेंगे, हद से 2 बार पढ़ेंगे। लेकिन ये प्रक्रिया आपका पढ़ना और लिखना, ये जो रिवीजन वाला प्रक्रिया है, ये आपका बार बार होगा, और इसी चीज से आप सीख पाएंगे अच्छा ढंग से। तो इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यही सब चीजें हैं और ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब हाथ भी चलना चाहिए, और ज्यादा कैलकुलेटर वगैरह, मोबाइल वगैरह का कैलकुलेटर ये सब यूज नहीं करना है, ठीक है। अपने हाथों से जितना हो सके कैलकुलेशन वगैरह करना है। हमेशा पढ़ाई से अपडेट रहना है, ओके। और जो भी आपको पढ़ाया जाता है उसको रिवीजन करते रहना है, बस, ठीक है। अब इतना ही, ज्यादा आपको कुछ हम नहीं कह रहे हैं कि भाई आप पूरी समय हमें दीजिए तभी हम आपको अमीन बना पाएंगे, नहीं। 3 से 4 घंटा मात्र आप डेली दीजिए, निश्चित रूप से अमीन बनने वाले हैं। केवल गैप ज्यादा नहीं कीजिएगा, सिंपल सी बात है। जो भी टेस्ट वगैरह होंगे बीच बीच में, उसमें अटेंड रहना है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आपको क्लास के साथ हमेशा जुड़े हुए रहना है, हमेशा अपडेट रहना है। क्योंकि अगर आप इस कोर्स में जुड़े हैं तो आपका एक ग्रुप भी बना है, तो ग्रुप में भी आप ऐड हो गए सारे स्टूडेंट। तो आपको हमेशा अपडेट रहना है कि भाई वीडियो भाई आया कि नहीं आया। आज अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ बाय द वे, तो फिर पिछला वीडियो देखकर के आप कुछ रिवीजन कीजिए। समय लेकिन आपको बर्बाद नहीं करना। एक दिन में समझ लीजिए कि हमको 3-4 घंटा देना ही है। हमेशा अपडेट रहिएगा तो सीख पाइएगा। अपडेट अगर आप नहीं रहेंगे, सोचेंगे पैसा दे करके हो जाए, आप हमको 1 करोड़ रुपया भी ला के दे देंगे तो भी नहीं सीखने वाले हैं। स्वाभाविक सी बात है। पैसा से भाई आप नहीं खरीद सकते हैं नॉलेज को, स्किल को। इसके लिए आपको सीखना ही पड़ेगा, ध्यान देना ही होगा, ठीक है। चलिए, ज्यादा इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। अब दोस्तों, आप चूंकि बनने जा रहे हैं अमीन,
तो अमीन जो है, अमीन होता क्या है, ये भूमापक होता क्या है, इसको भी थोड़ा सा समझना जरूरी है। अमीन एक्चुअली दोस्तों अरबी शब्द है। क्या है? अरबी शब्द है, जिसका अर्थ देखा जाए हिंदी में तो ईमानदार होता है। तो यहां पर लिखा गया है अमीन जो है अरबी शब्द है, जिसका अर्थ हिंदी में क्या होता है? ईमानदार होता है। उर्दू में अमानत होता है और अंग्रेजी में सर्वेयर कहते हैं, लैंड सर्वेयर करते हैं। ठीक है, तो अमीन अगर आपको कोई कह रहा है अमीन साहब, तो मतलब ईमानदार साहब, आपको ईमानदारी से आदमी जो है, ईमानदारी का रूप आदमी मान रहा है आपको, और उस ईमानदारी के रूप को बरकरार रखना आपका काम है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अमीन उस व्यक्ति को कहा जा सकता है जो किसी खेत या जगह को ईमानदारी पूर्वक एक निश्चित पैमाना पर नाप कर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर दे। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक अमीन का काम होता है कि ईमानदारी पूर्वक, अगर वो मान के चलिए नक्शा तैयार कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मान के चलिए एक गांव है, इसमें बहुत सारे यहाँ पर क्या है, प्लॉट है। अब एक अमीन यहाँ पर आएगा और यहाँ पर इसको मान के चलिए सर्वे करना है, इसका नक्शा प्रिपेयर करना है, तो एक पैमाना फिक्स करेगा। क्या पैमाना? इसको स्केल कहा जाता है, स्केल इंग्लिश में। अब पैमाना क्या होता है भाई? पैमाना 3 तरह का होता है, उसे हम बाद में चर्चा करेंगे। 16 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होता है, 32 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होता है, 64 इंच बराबर 1 मील का पैमाना होता है, या फिर इसी तरह से अन्य। तो ये क्या है? जैसे कि 16 इंच बराबर 1 मील, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नक्शा में 16 इंच, तो जमीन पर 1 मील, मतलब जमीन पर अगर वो अमीन 1 मील नापेगा 1609 मीटर, तो नक्शा पर उस चीज को 16 इंच में दर्शाएगा। तो इस पैमाना के आधार पर जो है ये अमीन ईमानदारी पूर्वक नापेगा और किसी खास पैमाना पर, जैसे 16 इंच बराबर 1 मील के पैमाना पर एक अर्थपूर्ण नक्शा तैयार कर देगा। अर्थपूर्ण नक्शा कहने का मतलब भाई, अर्थपूर्ण का मतलब वहां से अर्थ निकलता हो। आप जो है उस नक्शा का प्रयोग आप कर सकते हैं, नापी कर सकते हैं, बाउंड्री कर सकते हैं। अगर किसी तरह का विवाद हुआ है, डिस्प्यूट है, तो वहां पर सुलझा सकते हैं उस नक्शा से। तो उस व्यक्ति को हम अमीन कहेंगे, भूमापक कहेंगे, लैंड सर्वेयर कहेंगे। ओके, बाकी बात नक्शा अब बना नहीं रहा है अमीन। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, विवाद है, तो अगर विवाद को भी सुलझाने के लिए गया है जो व्यक्ति, वो भी अमीन है। जमीन संबंधी विवाद को जो सुलझा रहा है नाप जोख करके, वो अमीन है। ठीक है, कोई बड़ी बात थोड़ी नहीं है। इस डेफिनेशन को अपने से भी जो है सो लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो वह व्यक्ति किसी भूखंड को उपकरणों द्वारा, उपकरण मतलब जो इंस्ट्रूमेंट होंगे अमीन के पास, जो कुनिया होता है, प्रकाल होता है, ठीक है, डायगोनल स्केल होता है, एडम कॉम होता है, जरीब होता है, फीता होता है, तो उपकरणों द्वारा समुचित ढंग से नाप सके, अमीन कहलाता है। ठीक है, अमीन जो है ईमानदारी का आईना होता है। इसे अन्य दूसरे नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे कि सर्वेयर हो गया, अनुरेखक हो गया, लेखपाल हो गया, भूमापक इत्यादि। एक अमीन को केवल नक्शा ही नहीं बनाना आना चाहिए, बल्कि एक अमीन को जो है पेपर देखना आना चाहिए, समझौता करना आना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए आदि। अगर आपको एक निपुण अमीन बनना है, एक अच्छा अमीन बनना है, तो केवल जो है नक्शा बना दिए, आप जमीन को नाप दिए, उतने ही से आप एक निपुण अमीन नहीं बन गए। आपको जो है उसके साथ साथ जमीन का पेपर देखना आना चाहिए। कहीं पर अगर किसी तरह का डिस्प्यूट है, किसी तरह का विवाद है, तो वहाँ पर अगर जितना हो सके समझौता करना भी आना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि भाई आप हर चीज़ को समझौता कर देंगे, आप ही कर देंगे तो फिर कोर्ट कचहरी क्यों है? वो तो आदमी वहाँ जाएगा वैसे अगर मामला रहेगा तब। लेकिन अगर छोटे मोटे मामले हैं तो वहाँ पर अगर अमीन के पास स्किल है तो वो समझौता भी कर सकता है, पेपर भी देख सकता है। ठीक है, और कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए, क्योंकि अमीन को अगर कानून का अच्छा जानकारी नहीं रहेगा तो वो रैयत को जो है सही ढंग से नहीं समझा पाएगा। कि इस मान के चलिए अमीन को सब कुछ पता है भाई, वो जमीन नापा है, पेपर देखा है, सब कुछ पता है, कोर्ट को नहीं पता चलेगा 5 साल के बाद भी, लेकिन एक अमीन गया है जमीन नापने के लिए, उसे पता है कि किसे जीत और हार होने वाली है, किसके पास कमजोरी क्या है। और अगर कानून का अगर जानकार रहेगा अमीन, तो पता कर लेगा पहले से कि अगर ये व्यक्ति इस तरह से कोर्ट में पेश आएगा तो निश्चित रूप से केस जीतने वाला है, या फलाना व्यक्ति अगर इस तरह से पेश आएगा तो यहाँ पर जो बीच का रास्ता निकलेगा, या जो कुछ भी हो। तो
एक अमीन को कानून का अच्छा जानकार भी होना चाहिए। इससे जो है आपका कार्य क्षेत्र बड़ा होता है, आपको लोग बुलाते हैं, आपका मान सम्मान उस क्षेत्र में बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अमीन के विषय में समझ गए होंगे। अब अमीन को देखा जाए तो दो तरह के अमीन होते हैं विशेष रूप से। एक हो गया आपका प्राइवेट अमीन और एक हो गया आपका सरकारी अमीन। अब देखिए, जितना कोर्स करते हैं 99% चांसेस है कि आप प्राइवेट अमीन बनेंगे, 1% किसी का भाग्य लक जो भी हो वो सरकारी अमीन बन जाते हैं। सब तो सरकारी नहीं बन पाएंगे। अब प्राइवेट में बहुत अच्छा पैसा है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कमाते हैं। अच्छा खासा प्राइवेट अमीन में लोग कमा रहे हैं। एक दिन में 2-3 साइड में जा रहे हैं, 3,000 2,000 करके ले रहे हैं। एक दिन में अगर 5-7 हज़ार रुपये भी कमा रहे हैं तो बहुत है। ठीक है, अगर 20 नापी भी अगर आ गया महीना में, अगर 3,000 4,000 ले रहे हैं तो 50,000 70,000 आराम से कमा जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्राइवेट अमीन का भी बहुत बड़ा स्कोप है और अमीन का काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, इस बात को नोट करके रख लीजिए। ज़मीन बढ़ते रहेगा, ज़मीन बिकते रहेगा, खरीदाते रहेगा। तो वैसे कंडीशन में अमीन के काम में किसी तरह का कमी नहीं है। अगर आपका स्किल रहा तो बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। हम यहाँ से जो ट्रेंड करके भेजते हैं, कई ऐसे अमीन बने हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं और अपने जीवन में अच्छे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्राइवेट अमीन का हुआ। प्राइवेट अमीन का भी बहुत स्कोप है, आप अपने से स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ऐसे मान के चलिए कि इस कोर्स में आपको टोटल स्टेशन में अगर सब कुछ सिखाया जाएगा तो आप बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, कहीं प्राइवेट अगर कोई कंपनी है या जो भी, अगर मान के चलिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भी अगर कोई रख रहा है तो वहाँ पर जा करके आप काम कर सकते हो, क्योंकि आपके पास स्किल है भाई। स्किल है तो सब कुछ है, तो वहाँ पर भी आपको आसानी से जॉब मिल जाएगा। अपने से स्टार्टअप भी कर सकते हैं, अपना कंपनी बिल्डअप करके जो है आप कहीं पर जो है नापी जोखी का काम ले सकते हैं, बड़ा बड़ा नापी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। एक होता है सरकारी अमीन, जो सरकार की तरफ से जो है नापी जोखी करता है, वो सरकारी अमीन हो गया। सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं अमीन का उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ अमीन या अन अमीन कहिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अमीन का क्या उत्तरदायित्व होता है। सबसे पहला बात कि आप लोग अमीन का मतलब जान गए कि अमीन का मतलब ईमानदार होता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या कहता है। ईमानदारी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि भाई आपको जो है उलझाना नहीं है किसी को, जितना हो सके सुलझाना है, आपको दूरदर्शी होना चाहिए, आपको ऐसा बंटवारा करना है, ऐसा नापी करना है कि कल चल करके किसी को दिक्कत ना होवे। ठीक है, तो यही सब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको अच्छा बस ईमानदारी रूप से काम करना है। आपको पैसा लेकर के इधर उधर से जो है पता चला 2 फीट चढ़ा दिया 2 फीट घटा दिए, वैसा वाला काम नहीं करना है। ये आपका उत्तरदायित्व नहीं है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, अमीन किसी समाज का एक महत्वपूर्ण तथा प्रभावशाली व्यक्ति होता है। बिल्कुल भाई, कहीं पर अगर डिस्प्यूट होता है लैंड रिलेटेड तो वहाँ पर अमीन को ही बुलाया जाता है। अमीन को सब कुछ पता होता है भाई, हम पहले ही बता चुके हैं कि कोर्ट के वकील, कोर्ट के जज को पता नहीं चलेगा 5-7 साल बाद, लेकिन एक अमीन को जो है वहाँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या दिन भर के अंदर सब मैटर पता है कि क्या है नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभावशाली व्यक्ति होता है। अगर वो चाहेगा तो मामला को पूरा वहीं रफा दफा कर देगा। ओके, अमीन को अपने काम में तेज तरार और निपुण होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, तेज तरार रहिएगा तो भाई आपका नाम सम्मान होगा, नहीं रहिएगा तो फिर आपका दिक्कत है। साथ ही उसे अनुभवी एवं दूरदर्शी होना चाहिए। अब अनुभवी तो भाई आप समय के साथ साथ बनेंगे, लेकिन आप गलती कर करके आप अनुभव गेन करते रहेंगे तो आपका समय गुजर जाएगा और आप अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। अब दूसरों से भी आपको सीखना है, दूसरों से भी सीखना है। हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं तब जाकर के बहुत जल्दी विकास कर पाते हैं, या फिर अपने से गलती कर कर सीखिएगा तो पता चलेगा कि पूरा बर्बाद हो गए, है कि नहीं। तो केवल गलती कर करके सीखना नहीं है, पहले समझिए, पहले सोचिए कि भाई ये गलती होगा तो क्या क्या रिजल्ट होता है, अपने क्षेत्र में पता कीजिए, तब जाकर वो आपका अनुभव देगा, आपको ऐसा ना करने का अनुभव देगा। जैसे मोटरसाइकिल है, अब मोटरसाइकिल से आदमी बहुत तरह से एक्सीडेंट होता है, कोई बस से टकराया तो कोई जो है सो इनबैलेंस हो गया, तो कोई ठोकर में जाकर के जो है सो हैंडल इधर उधर हो गया, वो गिर गया, कार से टकराया, बाइक।
तो सबसे आप टकरा टकरा चेक नहीं करते हैं कि भाई इस तरह से टकराएंगे इस तरह चोट लगेगा, इस तरह टकराएंगे इस तरह, उस तरह नहीं होता है ना। हम लोग देखते हैं, समझते हैं कि भाई इस तरह से होगा तो कितना खतरनाक है, हेलमेट पहनेंगे तो भाई हम सेफ रह सकते हैं, दूसरों से सीखते हैं तब जा करके सेफ रहते हैं, अपने से तो प्रैक्टिकल करते नहीं है। तो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए खैर, ताकि वह किसी मामले को गंभीरतापूर्वक, अगर वो तेज तरार रहेगा, अनुभवी रहेगा, दूरदर्शी रहेगा तो गंभीरतापूर्वक सुलझा सकता है वो अमीन, ठीक है। जब समाज में अथवा परिवार में व्यक्तियों के बीच भूमि विवाद को लेकर उलझन या लड़ाई झगड़ा होता है, तब सर्वप्रथम उस जगह अमीन को ही बुलाया जाता है। तो उस समय अमीन का कर्तव्य बनता है कि वह मामला को सही बुझकर, भूमि को सही बुझकर, सही ढंग से, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, सही ढंग से समझ, ओके, और उसके बाद डैश है, सही ढंग से समझ बुझकर भूमि को ईमानदारी पूर्वक नापी कर दे, ताकि उलझन आगे ना बढ़े और लोगों को यथासंभव भविष्य में दिक्कत ना हो। अमीन को अपने स्वाभिमान को बरकरार रखना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई कभी ये तो कभी वो, अमीन को कभी कभी गूंगा भी बनना पड़ता है। आप फील्ड में नापी कर रहे हैं, लोग बार बार जो है तंग करेंगे, भाई कितना फीट हुआ, कितना इंच हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, लेकिन आपका जो कर्तव्य है, आपका जो गरिमा है उसको बना के रखिए। हर बार में टोक रोक नहीं, ठीक है, गाली गलौज नहीं। हो सकता है कि हालांकि अमीन लोग को भी कई बार जो है टारगेट में ले लिया जाता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब दुनिया में हर आदमी को टारगेट में लिया जाता है। जो भाई चुनाव जीत करके आया है, सांसद हो, मंत्री हो, वो टारगेट में होता है, तो भाई एक अमीन कौन ये का है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। तो आपको जो है कुल मिलाकर के जो है आपको ऐसा काम करना है ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इस चीज को। और अपनी गरिमा को बरकरार रखना है। ऐसा नहीं कि जब मन मुंह से जो निकल रहा है वो बोलते जा रहे हैं। बहुत बार गूंगा बन के रहना पड़ता है और काम करना पड़ता है, क्योंकि जितना आप बोलेंगे उतना आप फंसेंगे। अब फाइनल रिजल्ट के समय जितना सुनाना है सुनाओ ना। अब कोर्ट के सामने जो है जब ट्रायल होता है, एफआईआर हुआ, एफआईआर के बाद पुलिस जो चार्जशीट पेश की, चार्जशीट पेश होने के बाद जो है ट्रायल शुरू होता है, और ट्रायल के बाद जो है लास्ट में कोर्ट डिसीजन देता है। ऐसा नहीं ना कि भाई एफआईआर हुआ, एफआईआर को जज ने पढ़ा, ठीक है, पुलिस ने पढ़ा, ठीक है, पुलिस चार्जशीट फाइल की और तुरंत जज जो है सजा सुनाई। ऐसा तो होता नहीं। सब कुछ सुनने के बाद तब जाकर के फाइनल ऑर्डर या जजमेंट आता है। तो उसी तरह से आपको भी काम करना है। आप भी एक समझिए कि एक कोर्ट के रूप में है, आपको भी सब चीज़ को परखना है, समझना है, बुझना है और मामला को सलटा देना है, ठीक है। चलिए, उसे किसी मामले को लेकर जल्दी उत्तेजित नहीं होना चाहिए, क्रोधित नहीं होना चाहिए अमीन को, ठीक है। अगर आप क्रोधित हो रहे हैं, उत्तेजित हो रहे हैं, तो फिर समझिए कि आप अनुभवी नहीं हैं और आपके लिए ये फील्ड थोड़ा सा पेचीदा सा हो सकता है। अभी के युग में हमारे समाज में एक कुशल और निपुण अमीन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। हमारे समाज में अभी एक कुशल अमीन की ज़रूरत है, एक अनुभवी अमीन की ज़रूरत है, ताकि अच्छा ढंग से नापी जोखी कर सके। क्योंकि भाई अभी भी कोर्ट में देखा जाए तो अधिकतर मामले जो है 80% के मामले, 70% के आसपास मामले जो है भूमि विवाद से ही जुड़े होते हैं। अगर कहीं पर मार धाड़ भी हुआ है तो मार धाड़ के पीछे भी जो है सो कारण पता चलता है कि भाई जमीन ही है। और भूमि विवाद में जब मार धाड़ होता है तब 2 पक्ष होते हैं, 3 पक्ष होते हैं और भारी मात्रा में होते हैं। इससे ज़्यादा लोग जो है उलझ जाते हैं। आपको जो है मतलब छोटा मोटा जो है क्राइम किया, रेप किया, किडनैप किया, ठीक है। हालांकि ये सब तो भाई छोटा मोटा बहुत गंभीर अपराध है, घोर अन्याय है, लेकिन ये सब जो है कोई एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति किया, इसमें 2-3 व्यक्ति ही फंसेगा। लेकिन जब भूमि विवाद होता है तो भाई 2 फैमिली में हुआ, मान के चलिए ए फैमिली और यहाँ पर बी फैमिली है, तो भाई एक का जितना फैमिली मेंबर है या इसके जितने भी सपोर्टर हैं, ये इसके सपोर्ट में आ जाते हैं, बी के सपोर्ट में आ गए, इधर से 15-20 लोग, इधर से 20-25 लोग। तो इस तरह का विवाद होता है और भारी मात्रा में लोग जो है सो कोर्ट चले जाते हैं और मामला जो है बहुत लंबा भी चलता है, लोग परेशान हो जाते हैं। तो अधिकतर मामले जो है भूमि विवाद से होते हैं और काफ़ी मात्रा में लोग जो है कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं। तो अगर किसी क्षेत्र में अमीन भी बहुत अच्छा है और वहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं तो भी मामला फंसेगा, ठीक है। तो आप अच्छा करने के लिए जाएंगे, भलाई करने के लिए जाएंगे, तो पता चलेगा कि भाई आपके साथ बुराई हो गया। तो ये भी होता है, लेकिन आपको देखना है, आपको जितना संभव हो सके अपना अच्छा रिजल्ट देना है, अपना 100% देना है बस। बाकी दुनिया कुछ भी करे उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो भारी मात्रा में जो है दोस्तों
कोर्ट कचहरी का चक्कर जो है आदमी लगा रहा है तो भूमि विवाद के चलते ही, इसीलिए एक अच्छा अमीन की ज़रूरत है, ताकि एक बार अगर सुलझा दे तो जीवन में कभी उलझन ना पैदा हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने अच्छा ढंग से समझा होगा कि अमीन होता क्या है, अमीन का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में यहाँ पर सिलेबस भी जो है आपको हम बताएं कि भाई क्या क्या आपको पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को देखे होंगे तो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपको लगातार बने हुए रहना है, आपको चिंता नहीं करना है। आप ये नहीं समझिए कि भाई हमको तुरंत अमीन बनना है, तुरंत अमीन बनना है, नहीं भाई, आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए, थोड़ा समय देना पड़ेगा। ठीक है, समय नहीं दीजिएगा, आप सोचिएगा कि 1 महीना हुआ हम अभी तक कुछ सीखे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप समय दीजिए, कम से कम 50-60 क्लास हो जाएगा, आप रिवीजन वगैरह कर रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, तो फिर आपको समझ में आने लगा कि हाँ भाई आप तो काम कर सकते हैं। हम आपका दिमाग खुद जो है ये जैसे गगरी में पानी छलकता है ना, दूसरा छलकने लगेगा कि अब कहाँ पर हम काम करें। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, तब हड़बड़ाना नहीं है, हड़बड़ में सारा काम गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।